तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। तो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की लाइव क्लास में, जहाँ पर कल शाम जो हमने एक लाइव क्लास की हुई है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। उस एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको हम देखने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कल और परसों की 2 दिन में जो करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई है, तो करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस को आज हमने चूज किया हुआ है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। फटाफट जो लोग लाइव नहीं आए हैं वो लोग लाइव आ जाएं, और जो लोग लाइव आ गए हैं वो लोग फटाफट थोड़ा सा लाइव क्लास को शेयर कर दें, 1 या 2 जगह पे, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों कहीं पे भी, कि फटाफट जो लोग लाइव जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग लाइव जुड़ जाएं। इसके बाद में फिर हम आज की लाइव क्लास को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए और करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है जो हमें आज नया सीखने को मिल सकता है। गाइज, कल के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो जुलाई मंथ है वो हो गया है कंप्लीट। आज है 1 अगस्त, शनिवार। तो इसके बाद में क्या होने वाला है कि जो कल दोपहर 12:15 पे एक लाइव क्लास मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। उस लाइव क्लास में गाइज क्या होगा कि जो पिछले पूरे महीने के करंट अफेयर्स हैं, उस पिछले पूरे महीने के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, और उस पिछले पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स को कवर करके उनके जो अभ्यास प्रश्न है, साथ ही साथ मैं कल आपको ये भी बताने वाला हूँ कि करंट के साथ में कैसे स्टैटिक, जैसे कि भूगोल, इतिहास, पर्यावरण और संविधान राज्य व्यवस्था, इसको कैसे कनेक्ट करना है इसके साथ में, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल जितने भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस पे हम क्या करने वाले हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ में, यानी कि व्याख्या के साथ में उनका हम यूज करने वाले हैं गाइस, ठीक है। जो भारत की अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ से, भारत में दोस्तों क्या होता है कि अरब सागर में हमारे यहाँ पे द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में भी द्वीप हैं। भारत का अगर मैप अगर आप देखेंगे तो भारत का मैप कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये भारत का मैप इस टाइप से आपको कुछ दिखाई देगा। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा कहलाता है अरब सागर का हिस्सा। ये हिस्सा हमारा कहलाता है बंगाल की खाड़ी का हिस्सा, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गाइज क्या होता है, एक सेकेंड। तो जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है और जो अरब सागर की खाड़ी का हिस्सा है, अब बंगाल की खाड़ी में हमें यहाँ पे छोटे 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 ऐसे द्वीप दिखाई देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा अरब सागर का हिस्सा है, यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं। अब द्वीपों में देखिए सब कुछ अपना नहीं है, सब कुछ अपना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मालदीव भी है, और मालदीव क्या, मालदीव एक अलग कंट्री है कहाँ पर, अरब सागर में गाइस, ठीक है। लेकिन जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, वो हमारा लक्षद्वीप समूह हमारा है, ठीक है। अब लक्षद्वीप समूह में क्या होता है कि लक्षद्वीप और हमारा एक और द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। तो जो हमारा लक्षद्वीप समूह है यहाँ पर ये, और यहाँ से लक्षद्वीप समूह से यहाँ पे थोड़ी दूर पर है एक मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो होते हैं, इनको पूरा जो प्रवाल निक्षेप है, और क्या होता है कि जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये किससे अलग होता है, ये होता है 11 डिग्री चैनल से अलग हो जाता है, ठीक है। 11 डिग्री चैनल क्या करता है, इसको दोनों को अलग कर देता है। लक्षद्वीप समूह में मगर मैं आपको बताऊं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है गाइस, ये है हमारा केरल का तट, ठीक है। केरल का तट कहलाता क्या है, ये नाम आपको जानना जरूरी है। केरल का तट कहलाता है मालाबार तट। जो लोग जियोग्राफी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे होंगे वो लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो केरल का तट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा मालाबार का तट। है कहाँ पर, अरब सागर में। इसी के पास में क्या है, जो लक्षद्वीप है, और जो लक्षद्वीप पूरा का पूरा समूह है, ये बना किससे है, आपको ये पहले जानना जरूरी है। लक्षद्वीप बना है प्रवाल से, ठीक है, प्रवाल। अब प्रवाल से यूपीएससी ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा उसको पसंद आता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी को, प्रवाल विरंजन। क्या, प्रवाल विरंजन। अच्छा, प्रवाल विरंजन उसको पसंद क्यों आता है, क्योंकि गाइस जो प्रवाल विरंजन की घटना है ये होती है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो पर्यावरण संबंधी चीज़ों में आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आजकल जो पर्यावरण, फॉरेस्ट का तो पूरे के पूरे पेपर हैं, पर्यावरण अध्ययन का एक बड़ा हिस्सा है, और पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा विज्ञान में भी कवर हो जाता है, करंट अफेयर में भी आता है, और पर्यावरण एक अलग सब्जेक्ट तो है ही। तो 3 तरीके से पर्यावरण का होना ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम देखते हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं। अब इन प्रोटोकॉल के फॉलोअप में क्या होता है गाइस, जिस स्क्रीन को खाली कर लेता हूँ। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हर साल क्या होती हैं बैठकें। बैठकें होती हैं कि नहीं होती बैठकें होती हैं। अब जैसे रामसर सम्मेलन आप सुनते होंगे, क्या सुनते हैं, रामसर सम्मेलन।
रामसर सम्मेलन गाइज किस लिए होता है? रामसर सम्मेलन होता है वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि यानी कि जैसे कि आर्द्र भूमियाँ वो भूमियाँ होती हैं जहाँ पर पानी तो भरा होता है लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं भरा होता है। तो समतल मैदानों में जहाँ पर उथला पानी भरा होता है वो कहलाते हैं वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है? दुनिया का जो एक तरीके से अगर हम कहें तो पर्यावरण की दृष्टि से जो वेटलैंड्स हैं ये क्या करते हैं? टॉक्सिन्स को खत्म करने वाले कहलाते हैं, यानी कि जो जहरीले तत्व हैं उनको खत्म करने वाले स्थान कहलाते हैं वेटलैंड्स। तो जो हमारा लक्षद्वीप समूह था गाइज, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे जैसे 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर अक्षांश में अगर आप देखोगे, या फिर 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट देशांतर में, पूर्वी देशांतर में अगर आप देखोगे, तो इसके बीच में जो 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? लक्षद्वीप समूह कहलाता है। जो 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये कहलाता है लक्षद्वीप समूह। केरल तट से करीब करीब 280 या से 480 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये पड़ता है हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप समूह, ठीक है। कावारत्ती जो है ये लक्षद्वीप का क्या है? प्रशासनिक मुख्यालय है। आज मैं आपको लक्षद्वीप क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले आप केवल चीजों को जान लीजिए। यहाँ पर क्या है कि मिनी काय द्वीप जो है वो 9 डिग्री चैनल क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। और जो मिनी काय चैनल है वो मालदीव से कितने से अलग होता है? वो होता है हमारा 8 डिग्री चैनल से अलग, ठीक है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। अब क्या होता है? लक्षद्वीप मिनी काय द्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप है और इनमें से जो 11 द्वीप है इन पर क्या है? मनुष्य रहते हैं, मानव अधिवास यहाँ पर है। अरब सागर के जो सभी द्वीप हैं इनमें मिनी काय जो है, ये मिनी काय क्या है? अरब सागर के द्वीपों में सबसे ज्यादा बड़ा है। समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस? अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। जो मिनी काय है ये क्या है? ये है सबसे ज्यादा बड़ा। लक्षद्वीप समूह क्या होता है? ये 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 11 डिग्री चैनल के बारे में आपको भी बता रहा था। 11 डिग्री चैनल क्या होता है? ये लक्षद्वीप समूह को 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। 8 डिग्री जो चैनल है ये है मिनी काय और मालदीव के बीच में। मालदीव एक अलग देश है। मिनी काय मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। और मालदीव और जो हमारा मिनी काय और जो लक्षद्वीप है ये है 9 डिग्री चैनल में। अब देखो मैं यहाँ से आपको लाइन बना के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया भारत का नक्शा, यहाँ पे हो गया हमारा मालदीव, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा मिनी काय द्वीप। यहाँ पे इसी के साथ में ये हिस्से हो गए यहाँ पर लक्षद्वीप समूह के, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक वाटर जॉइंटिंग बॉडी है। ये हमारा है लक्षद्वीप समूह, ये हमारा मिनी काय और ये हमारा मालदीव। मालदीव और जो मिनी काय है इनके बीच का जो चैनल है ये चैनल क्या कहलाता है? ये चैनल हमारा कहलाता है 8 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा ये चैनल कहलाता है ये चैनल कहलाता है 8 डिग्री चैनल। इसके बाद में जो मालदीव है और जो हमारा लक्षद्वीप है और जो मिनी काय है इसके बीच में जो चैनल है ये हमारा कहलाता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल क्या है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब ये मैं आपको इतनी कहानी सुना क्यों रहा था? कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा था क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में जल संधियां काफी सारी हैं। वाटर ज्वाइंटिंग बॉडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल दोनों के बारे में, इसलिए आपको दोनों चीज़ों को क्या करना है? याद रखना है। ऐसे ही जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो क्या करता है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो अंडमान द्वीप समूह है और जो निकोबार द्वीप समूह है दोनों द्वीपों को क्या करता है? अलग करता है। और अलग कौन करता है? ये हमारा करता है 10 डिग्री चैनल। तो जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कहलाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी है हमेशा। जैसे हमारा जो सबसे पहले पड़ता है क्या पड़ता है? लिटिल अंडमान, फिर हमारा पड़ता है मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो जो हमारा सबसे पहले तो इसी तरीके से कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे सैडल पीक क्या है? सैडल पीक हमारी है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। ऐसे जो नारकोंडम द्वीप है और जो बैरन द्वीप है, नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये तो हो गई भारत की बात। क्वेश्चन यहाँ पर आया है जलसंधि मलेशिया और सिंगापुर की बात से, ठीक है। तो वो कौन सी जलसंधि है जो मलेशिया को सिंगापुर से क्या कर देती है? अलग कर देती है। आपको बताना है वो कौन सी जलसंधि है जो मलेशिया को सिंगापुर से अलग कर देती है। एक लिख करके ABCD फटाफट टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं 7-8 सेकंड का टाइम दूंगा, बस आपको आंसर बता दूंगा। तो मलेशिया और सिंगापुर को अलग करने वाली जलसंधि के बारे में मैंने आपसे पूछा था। मलेशिया और सिंगापुर को अलग करने वाली जलसंधि कहलाती जोहर की जलसंधि। पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जोहर की जलसंधि। तो सिंगापुर और मलेशिया को अलग करने वाली जलसंधि क्या कहलाती? वो कहलाती जोहर की जलसंधि। बढ़ता हूं आगे। अब आपको बताना है इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है। तो वो कौन सा स्थान है जो इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है जावा, या फिर ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो फटाफट मुझे टाइप करके बता दीजिए कि इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है। तो गाइस 10 सेकंड का टाइम है। इंडोनेशिया का हृदय आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो फटाफट मुझे आंसर टाइप कर दीजिए, 10 सेकंड का समय हो गया है करीब करीब यहाँ से। तो इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है जावा द्वीप को। जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है हमारा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है जावा द्वीप को। आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन हमारा है पठार से। पठारों में जैसे बात आती है, हमारे यहाँ पे भी दक्कन का पठार है। मालदा गैप आप जरूर जान लीजिएगा कि मालदा गैप किसे कहते हैं। मालदा गैप भारत से ही रिलेटेड है, इसको जानिएगा, पढ़िएगा, फिर मुझे चैट बॉक्स यूपीएससी प्राइम टाइम 2020 के चैट बॉक्स में बताइएगा कि जो मालदा गैप है वो कहाँ पर है और किस लिए जाना जाता है। अच्छा, ये आप जानते होंगे, प्राचीन इतिहास में आपने एक वंश सुना होगा, पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अब बताइए, पाल वंश मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक इतिहास में कहाँ पर, अगर आधुनिक भारत में कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर पाल वंश था, तो उसका नाम लिख करके मुझे बताइए, उस स्टेट का नाम मुझे बताइए फटाफट, जहाँ पर जो पाल वंश था इसका शासन था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है। अब पोतवार के पठार की बात आई थी, तो आप इसका आंसर सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि लिख दिया होगा। तो जो पोतवार का पठार है ये हमारा पाकिस्तान में, कहाँ पर है हमारा, पाकिस्तान में है। बाकी सब आप जानते हैं, इमरान खान साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद है वहाँ की कैपिटल। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के हमारे बीच में विवाद चलता ही रहता है। जो सर क्रीक का विवाद है वो हमारे बीच में चलता ही रहता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के भी साथ में जो हमारी थोड़ी सी सीमा लगती है, वो सीमा जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो हम उसको बोलते हैं गुलाम कश्मीर, वो लोग बोलते हैं उसको आज़ाद कश्मीर। पोतवार का पठार है हमारा पाकिस्तान में। और जो सुलेमान की पर्वत श्रृंखला है, किरीथर की पर्वत श्रृंखला, ये भी पाकिस्तान में ही है। आगे बढ़ते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो एडीबी जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप बता दीजिए फटाफट मुझे। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है गाइज, ये सब आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पर क्या है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय सिचुएटेड है कहाँ पर, मनीला में, और वो है फिलीपींस में गाइज, ठीक है। ऐसे ही जैसे भारत में अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चरल कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊँ, तो जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ठीक है। तो जो फिशरीज को लेकर के हमारा उद्योग विकास बोर्ड है, ये हमारा है हैदराबाद में, ठीक है। और जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो जो कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है हमारे यहाँ पे, कॉफ़ी आपको पता है सबसे ज़्यादा भारत में किस हिस्से में होती है, वो है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक के हिस्से में होती है, और जो कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है ये हमारा है चिकमंगलुर में। कहाँ पर है ये हमारा चिकमंगलुर में। अच्छा, जूट में मैंने आपको कल बताया था बांग्लादेश के बारे में, शायद मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया हो, तो अभी आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे ही हमारा जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर में। मैं आपको भी बता ही रहा था मालदीव्स के बारे में, जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, तो लक्षद्वीप की भी बात आई थी, और इसके अलावा जो मैं अंडमान निकोबार की भी बात कर रहा था आपके से, ठीक है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, ये है हमारा बंगलुरु में, ठीक है। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट संस्थान है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। गन्ना जो प्रजनन संस्थान है ये हमारा है कोयम्बटूर में, ठीक है। तो कोयम्बटूर में हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, हरियाणा में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टिड्डी चेतावनी संगठन है वो जोधपुर में। अब पूछिए आप, मैं इनके बारे में आपको बता क्यों रहा हूँ। अगर आप इस समय वर्तमान में अगर मैं आपको बात करूँ, तो अगर आप उत्तर भारत में निवास करते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में निवास करते हैं, टिड्डियों का आतंक छाया हुआ है। टिड्डियों का आतंक छाया हुआ है, तो इस कारण चर्चा में आ गया कि जो टिड्डी चेतावनी संगठन है वो कहाँ पर है, वो है हमारा जोधपुर में। अब ये आते सारे के सारे जो टिड्डी चेतावनी संगठन है, ये आता किसके अंतर्गत है, ये आता है प्रमुख कृषि संस्थानों के अंतर्गत। ऐसे में कृषि संस्थान जितने भी हैं वो अब की रिलीवेंट हो गए कि नहीं हो गए, रिलीवेंट हो गए ना। बस ऐसे आपको सोचना है। तो जिस समय आप इस ढंग से सोचने लगेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इनसे रिलेवेंसी में क्या कुछ है, वहाँ से चीज़ें अगर आप पढ़ने लगेंगे, तो आपके लिए चीज़ों को फिर समझना आसान हो जाएगा, बोर्ड को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है फिलीपींस मनीला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी मुझे आप बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। वैसे ही जैसे भारत में दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, कीट प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय केंद्र है नई दिल्ली में, चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो भी हमारा मनीला में, फिलीपींस, जिसकी मैं भी आपको बात कर रहा था, एडीबी जहाँ पे मैंने आपको बताया। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और जो गेहूं वृद्धि केंद्र है ये है हमारा मैक्सिको में। और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है ये हमारा है मुंबई में। कृषि बोर्डों में अगर आप बात करेंगे, तो कॉफ़ी बोर्ड है बेंगलुरु में, रबड़ बोर्ड है कोयट्टम केरल में, चाय बोर्ड है कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड है गुंटूर में, मसाला बोर्ड है कोच्चि में, मांस और पोल्ट्री बोर्ड है नई दिल्ली में, अंगूर प्रसंस्करण केंद्र है पूना में, और राष्ट्रीय मांस और जो कुक्कुट प्रसंस्करण है ये हमारा न्यू दिल्ली में।
तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब आपको इतनी जल्दी मैं पढ़ करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा देर आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। तो जल्दी जल्दी पढ़ करके बता देता हूँ ताकि चलते फिरते कहीं ना कहीं आपका रिवीजन थोड़ा बहुत होता रहे। कभी आप भी अपने मन से अगर किताब खोल करके देख लेंगे तो चीज़ें बड़ी आपकी पुख्ता हो जाएंगी फिर। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका आंसर है ऑप्शन बी अशखाबाद। जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अशखाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे जितने भी कंट्री हैं, एशियन कंट्री स्पेशली जो बड़े बड़े कंट्री हैं, उनके कैपिटल्स को तो हमें कम से कम जानना ही चाहिए। उनकी कैपिटल्स, उनकी मुद्रा, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कौन है, संसद वहाँ की क्या कहलाती है, विशेष तौर से कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन से पठार हैं वहाँ पर, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके उत्पादन में वे नंबर 1 हैं। इन चीज़ों के बारे में विश्व भूगोल के अंतर्गत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंस में भूगोल टॉपिक चूज करना चाह रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए भी अब इतने आसान क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा, ये सोचना खुद के साथ नाइंसाफ़ी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी है कंबोडिया। गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये बता दे रहा हूँ आपको कि ये सारे कंट्रीज के नेम हैं। इन्हीं कंट्री का एक द्वीप है जो दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो वहाँ पे अगर आपको वो नाम ना दिखाई दे रहा हो तो परेशान मत होइए। अगर आपको वो नाम पता है उस द्वीप का, आप ये देखिए कि वो किस कंट्री का द्वीप है। इंडोनेशिया का द्वीप है, मलेशिया का द्वीप है, थाईलैंड का द्वीप है या फिर कंबोडिया का द्वीप है। तो जिस कंट्री में आप पा रहे हो कि उस कंट्री का वो द्वीप है, उस कंट्री का नाम आप यहाँ से मेरे लिए सिलेक्ट कर दीजिए और मुझे बताइए कि ये किससे रिलेटेड है। तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको, जो दुनिया में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है गाइज, वो हमारा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? जावा। अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया कौन से कंट्री को कहा जाता है ये बता दीजिए। थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर वियतनाम। ABCD टाइप करके मुझे बताइए कि जो गेटवे ऑफ एशिया है ये कौन से कंट्री को कहा जाता है। तो गाइज एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको भी बता ही रहा था, तो अब आपको प्रमुख जो कृषि क्रांतियाँ हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। गाइज जो हरित क्रांति है ये है खाद्य उत्पादन से रिलेटेड। जो हमारी सुनहरी या फिर जो स्वर्ण क्रांति है ये फल सब्जी उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। कृष्ण या फिर काली क्रांति जो है ये हमारी खनिज तेल पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से रिलेटेड है। जो हमारी नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति हमारी आलू उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति जो हमारी है वो उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। रजत यानी कि जो व्हाइट क्रांति श्वेत क्रांति है अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। इंद्रधनुषी जो क्रांति है ये कृषि में समग्र क्रांति से रिलेटेड है। अमृत जो क्रांति है ये नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन को दोगुना करने और टिकाऊ कृषि करने की योजना। चलिए गाइस यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ। पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे पूछा था पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, और गोपाल जो ये पाल वंश था ये हमारा था पश्चिम बंगाल, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल है यहाँ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड था। ठीक है, जगदीश मुखी जो है ये है यहाँ के गवर्नर, और जो ममता बनर्जी हैं वो हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर। और यहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका नाम था अमला शंकर, जिनका अभी हाल ही में 101 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया है। रवि शंकर की वो थी कौन, भाभी। गाइस ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर बाद में रिवीजन में आपको कराऊंगा। गाइस ये बताइए मक्का सार की जो जल संधि है, देखिए अभी मैं जल संधि आपको पढ़ा ही रहा था, बताइए फटाफट मुझे मक्का सार की जल संधि के विषय में कौन सा कथन है जो सही है। मलेशिया से इंडोनेशिया को जोड़ती है, ऑप्शन ए। सिंगापुर से मलेशिया को अलग करती है, ऑप्शन बी। सिलेबस सागर से जावा सागर को जोड़ती है, ऑप्शन सी। या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो कौन सा कथन है जो मक्का सार की जल संधि के बारे में सही है, आपको मुझे ये बताना है। मलेशिया इंडोनेशिया को जोड़ती है, ऑप्शन ए। सिंगापुर मलेशिया को ये अलग कर देती है, ऑप्शन बी। सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ देती है, ऑप्शन सी। या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो फटाफट मुझे ये टाइप करके बता दीजिए कि हमारे आज के इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो हमारी मक्का सार की जल संधि है ये कौन से जो कथन से है उससे मैच करती है, कौन सा कथन है इसके बारे में जो हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए गाइज यहाँ से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी आज देख लेते हैं। पूछा था मैंने आपसे मक्का सार की जल संधि का जो रिलेशन है वो किसके साथ में सही बैठ रहा है। तो जो मक्का सार की जल संधि ये क्या करती है, ये हमारी सिलेबस सागर से जावा सागर को जोड़ देती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। मक्का सार की जल संधि सिलेबस और जावा सागर को क्या कर देती है,
जोड़ती है। ठीक है, तो जो सिलेबस सागर है और जावा सागर है, इनको कौन जोड़ता है? वो जोड़ती है मक्कासार की जल संधि। गाइज आप यकीन नहीं करेंगे, अब ये हमारी सब एशिया कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। अब एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई चीज़ों में भी अगर आपको ये लगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो फिर वर्ल्ड जियोग्राफी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में गाइज आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जो कथन है मक्कासार की जल संधि, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा सही है, सिलेबस सागर को जावा सागर से ये जोड़ती है। गाइड अगला हमारा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के विषय में कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है। इसमें से 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन सही हैं, एक कथन है जो उसमें से सही नहीं है। संसार की सबसे बड़ी जूट की मंडी है, ऑप्शन ए। राजधानी का नाम ढाका है, ऑप्शन बी। संसद यहाँ की जातीय सरकार कहलाती है, ऑप्शन सी। भारत द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना जो है वो यहाँ पर है बांग्लादेश के बारे में। इसमें से कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है, मुझे आप ये बताइए। ऐसे ही भारत में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारा देहरादून में है, जो कैपिटल है उत्तराखंड की। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, एक है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और हमारा दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे ही जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारा जोधपुर में, कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान के जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जो सरिस्का है, रणथंभौर है और मुकुंदरा हिल्स है, ये राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस और टेक्नोलॉजी, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और यहाँ के अगर हम आप बात करेंगे तो यहाँ पर बांदीपुर हमारा है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर जो है डांडेली एनसी है, नागरहोल है, ये यहाँ के कर्नाटक के हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, भद्रा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो जो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारा जोरहाट में, जोरहाट हमारा है आसाम में। ठीक है, आसाम में कौन कौन सा है? तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है और ओरांग है, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर, ये हमारा है केरल में। ठीक है, यहाँ पर पेरियार और पराम्बीकुलम, ये 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके बाद में सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये हमारा इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद कहाँ पर है? ये हमारा यूपी में है। यूपी में टाइगर रिजर्व्स हैं 3, एक है हमारा पीलीभीत, एक है हमारा दुधवा और तीसरा हमारा है अमानगढ़। एक नया बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। गाइज अब एक और है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण विकास अनुसंधान संस्थान, ये हमारा है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा हमारा है उत्तराखंड में। गाइज ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम कि बांग्लादेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गाइज जो दुनिया की सबसे बड़ी जूट मंडी है, बिल्कुल सही है बांग्लादेश में। राजधानी का नाम ढाका है, सब जानते हैं। जातीय सरकार संसद कहलाती है, बिल्कुल सही है। शेख हसीना यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। और एक चीज़ बांग्लादेश के बारे में और याद रखना, अभी 10 ट्रेन इंजन हमने इनको क्या किया है गिफ्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो मॉरिशस है, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी किसने किया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। इसके अलावा जो इंडिया आइडियाज समिट हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, इसको भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी एक मौसम ऐप था जिसको लॉन्च किया हुआ था। जो हमारे आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन रविशंकर प्रसाद ने क्या किया हुआ था? रविशंकर प्रसाद ने जो हमारा G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। इसके अलावा गाइज जो हमारा नीति आयोग है, उसकी जो सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की अभी एक सूची जारी हुई थी। सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की जो सूची थी, वहाँ पर क्या था कि हमारा छत्तीसगढ़ का जिला था, जो उसने क्या किया हुआ था? उसने किया हुआ था टॉप। इसके अलावा यूपी का जो हमारा बहराइच जिला था, वो कौन से नंबर पे था? वो हमारा था 2nd नंबर पे। गाइस ठीक है, इसके अलावा जो दुनिया में अभी हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्टर कौन है हमारे? वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। HRD मिनिस्ट्री के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय अब किया जाएगा। जब तक नई शिक्षा नीति आ गई है, उस पर भी काम करना है, उसको भी लेकर के आपके लिए आना है। तो 2 प्रोग्राम इसके चल रहे हैं। एक हमारा इसके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है स्टडी इन इंडिया। दूसरा इसका जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है मनोदर्पण। ठीक है, मनोदर्पण, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, ये दोनों प्रोग्राम हैं जो हमारे HRD मिनिस्ट्री के हैं। HRD मिनिस्ट्री ने भी सूची जारी की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में जो मध्य प्रदेश है और जो पश्चिम बंगाल है, ये सबसे पीछे रहे हैं। ये सबसे पीछे रहे हैं लोगों को क्या प्रदान करने में? ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में। इसके अलावा जो हमारा छत्तीसगढ़ था, उत्तर प्रदेश था, और जो छत्तीसगढ़ था, उत्तर प्रदेश था, इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी बेटर थी। तो इन्होंने क्या किया हुआ था? 16 मानक थे, उनमें से 15 मानकों पर छत्तीसगढ़ ने काम किया हुआ था, जबकि 14 मानकों पे उत्तर प्रदेश ने काम किया हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो था वो ऑनलाइन शिक्षा के मामले में सबसे आगे रहता। छत्तीसगढ़ की 2 योजनाएं हैं, एक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, दूसरी है गोधन न्याय योजना, जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जसपुर है,
जसपुर में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के जसपुर में यहाँ पर दो देश का दूसरा सर्पविष संग्रहण केंद्र बनना है। पहला जो सर्पविष संग्रहण केंद्र है वो हमारा है चेन्नई में, ठीक है। जो बीजापुर है छत्तीसगढ़ का, वो सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पे रहा है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्या हो गया, ये आपका हो गया रिवीजन गाइस, ठीक है। तो करंट अफेयर का जो रिवीजन होना था वो हो गया आपका यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या कुछ जो हमें जानने को मिलना है। सर्वाधिक सफ़ेद हाथी कौन से कंट्री में पाए जाते हैं, और इसके कारण से क्या होता है, किसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। तो मुझे बताइए कि जो सर्वाधिक सफ़ेद हाथी हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, और सफ़ेद हाथियों का देश जो है ये किसे कहा जाता है, थाईलैंड को, कंबोडिया को, म्यांमार को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज फटाफट मुझे इसका बता दीजिए क्या है कि जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, थाईलैंड में, कंबोडिया में, या फिर म्यांमार पे। तो गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, जो थाईलैंड है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों की भूमि कही जाती है, ठीक है भाई। तो भारत का जो सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, अगर हम बात करें वहाँ पर, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो है डिब्रू साइखोवा, जो कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। भारत का उत्तरतम जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है हमारा शीत मरुस्थल, कहाँ पर है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में पड़ता है। दक्षिणतम हमारा है ग्रेट निकोबार में, और जो यूनेस्को के जो सूची है जैवमंडल कार्यक्रम है उसमें भी इसको शामिल किया गया। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी, और नीलगिरी है कहाँ पर, यह हमारा है केरल में। गाइज बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ आगे। अच्छा बताइए, अब जो पंचेश्वर बांध परियोजना है ये कौन से कंट्री से रिलेट करती है, भारत इसके साथ में काम कर रहा है, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो फटाफट मुझे बताइए कि ये जो पंचेश्वर बांध परियोजना है, और ये जो पंचेश्वर बांध परियोजना है ये किसके साथ में रिलेट करती है, ये मुझे आप बता दीजिए, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी आप पढ़िए, बाकी जितनी चीज़ें मुझसे रिवीजन बन पाएगा, मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि अब मैं सारी चीज़ों का रिवीजन आपको जरूर भारत की से जुड़ी हुई चीज़, भारत के भूगोल का कराता चलूँगा, ताकि चीज़ें इसी तरीके से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर हो जाएंगी, और बहुत सारे रिवीजन्स हैं, जब रोज़ रोज़ रिपीट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमें वो चीज़ें याद नहीं होंगी। जब रोज़ आपके कानों में ये चीज़ें पड़ेंगी जो मैं आज बोल रहा हूँ, तब कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि चीज़ें आपको हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएंगी। तो जो पंचेश्वर बांध परियोजना है गाइज, ये हमारी है बांग्लादेश, सॉरी, जो पंचेश्वर परियोजना है ये हमारी है नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ में हमारा कौन से हिस्सों में विवाद चल रहा है, तो लिपू लेक और काला पानी का विवाद अभी चल रहा है हमारा, किसके साथ में, नेपाल के साथ में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेपाल के बारे में आपको याद रखना है, कैपिटल यहाँ की है काठमांडू, केपी शर्मा ओली जी हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। और जो जल विद्युत परियोजना स्थापित है पंचेश्वर बांध की, ये भी नेपाल में ही है। नेपाल आजकल चीन के पाले में जाते हुए दिख रहा है। कल जैसे मैं आज आपका एग्रीकल्चर और वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक चूज कर रहा हूँ, वैसे मैंने कल चूज किया हुआ था एक टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का, जहाँ पर मैंने आपको इंडिया, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान और जो इंटरनेशनल बायलैटरल डायलॉग्स हैं और जो रिलेशन है उनका रिवीजन आपको कराया हुआ था। गाइज आपको बताना भी यहाँ से कि जो सिनकोना है, सिनकोना से बनाई जाती है कुनैन। आप बताइए सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। गाइज भारत में जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से, और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया हुआ था कि अभी हाल ही में हमने क्या किया हुआ है, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया हुआ है, विश्व जो बाघ दिवस है ये मनाया हुआ है। 1972 में हमारे यहाँ पे पहली बाघ गणना भी हुई थी। गाइस सुमात्रा, जावा, ब्रुनोई, कौन है सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक, तो मुझे फटाफट टाइप करके बता दीजिए कि सिनकोना का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा देश है। वो सुमात्रा है, जावा है, ब्रुनोई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है ये सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दुनिया का देश जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का द्वीप है जावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिनकोना उत्पन्न होता है, इसलिए जावा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। गाइज अगला बताइए आप, गोपेन की खान जो दुनिया में सबसे बड़ी टिन की खान है वो कौन से कंट्री में है। गोपेन की खान जो दुनिया की सबसे बड़ी टिन की खान है, आपको बताना है ये है कौन से कंट्री में। ये है मलेशिया में, सिंगापुर में है, वियतनाम में है, या फिर ये बोर्नियो में है, कहाँ पर है आप ये बता दीजिए। गाइज यहाँ पर जब इस उत्पादन की बात आ गई है तो चलिए मैं आपको आज भारत के उत्पादन के बारे में कुछ बता देता हूँ। गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खनिज हैं और दुनिया में भारत का किस खनिज के उत्पादन में कौन सा स्थान है। गाइज आपको टिन की खान बताना है। गोपन की खान जो दुनिया की सबसे बड़ी खान है ये है कौन से कंट्री में, मलेशिया में, सिंगापुर में, वियतनाम में, या फिर बोर्नियो में। गाइज एल्मुना के उत्पादन में भारत का है 5वां स्थान। क्रोमाइट के उत्पादन में भारत का है 4था स्थान। बायराइट के उत्पादन में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है, और भारत दुनिया का 13.54 यानी कि 13.54% जो बायराइट है इसका उत्पादन करता है।
कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में भारत है दुनिया में तीसरे नंबर पर। लौह अयस्क के मामले में भारत है दुनिया में चौथे नंबर पर। जिंक उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर है। स्टील जो कच्चा द्रव है इसके उत्पादन में दुनिया में भारत 5.1% उत्पादन के साथ में सेकंड नंबर पर आता है। एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत 7वें नंबर पर है। तांबे के उत्पादन में भारत 8वें नंबर पर है। अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत वो 16वें नंबर पर है। कायराइट, एंडोसिलाइट, सिलेमाइट इसके उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर है। मैग्नीज अयस्क की बात करेंगे तो इसके उत्पादन में भारत जो है वो है हमारा छठे नंबर पर। गाइस तो जो भारत है वो है गाइस छठे नंबर पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मैग्नीज का उत्पादन है यहाँ पर है भारत छठे नंबर पर। कच्चे तेल के उत्पादन में भारत है 25वें नंबर पर। बॉक्साइट के उत्पादन पे भारत का 5वां स्थान है। सीमेंट के उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पर आता है। ग्रेफाइट में भी हम सेकंड नंबर पर हैं। इसके अलावा शीशे के उत्पादन में भारत 0.6% के साथ में काफ़ी पीछे 25वें नंबर पर आता है। तो ये है कुछ भारत के खनिज उत्पादन। गाइस जो गोपन की खान है ये वर्ल्ड में क्या है, टिन की सबसे बड़ी खान है। और ये जो कंट्री है जहाँ पर ये है हमारी मलेशिया में। तो मलेशिया में जो टिन की गोपन खान है ये गाइस वर्ल्ड की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अब आपको बताना जो मराओ बंदरगाह है ये कौन से कंट्री में है। ठीक है, सिंगापुर में है, अफगानिस्तान में है, श्रीलंका में है, मालदीव में है, कहाँ पर है। तो मुझे बताइए कि जो मराओ बंदरगाह है ये मराओ बंदरगाह है कहाँ पर। सिंगापुर कंट्री में आता है ये अफगानिस्तान कंट्री में आता है, ये श्रीलंका कंट्री में आता है, या फिर ये मालदीव में आता है। कहाँ पर ये आता है आप मुझे ये बता दीजिए फटाफट टाइप करके कि जो मराओ बंदरगाह है ये कहाँ से रिलेटेड है। सिंगापुर से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, मालदीव से। गाइस ये जो बंदरगाह है इसका जो डेवलपमेंट है इसका डेवलपमेंट किया हुआ है चाइना ने। और ये जो बंदरगाह है ये बंदरगाह हमारा है मालदीव्स में। कहाँ पर है, मालदीव्स में, राजधानी है माले। और मराओ बंदरगाह ये मालदीव्स में है जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। गाइस अब देख लेते हैं आज के हम करंट क्वेश्चंस के बारे में। तो कौन सा वो स्टेट है जिसने उप उष्णकटिबंधीय जो फल एक्सपो रहा है इसका आयोजन किया हुआ है। वो हिमाचल प्रदेश था, महाराष्ट्र था, उत्तराखंड था, या फिर हरियाणा था। कौन सा वो स्टेट है जिसने उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किया हुआ है। हिमाचल का, महाराष्ट्र का, उत्तराखंड का, या फिर हरियाणा का। तो फटाफट मुझे ये टाइप करके बता दीजिए कि जो कौन सा वो स्टेट है जिसने जो फल एक्सपो 2020 है उसको आयोजित किया है। वो हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, या फिर उत्तराखंड है। गाइस तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा ने अभी हाल ही में क्या किया हुआ है कि जो उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो है 2020 इसका आयोजन अपने यहाँ पर किया हुआ है हरियाणा ने। ठीक है, आगे आपको बताना है कि जरकान मिसाइल का सब सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया, चाइना, रशिया, जापान या फिर भारत। जरकान मिसाइल का परीक्षण अभी जो है हमने एक राफेल जो हमारे देश में आया है फ्रांस से, वहाँ पर उसमें हमने एक मिसाइल उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस से खरीद करके लगाने का फैसला किया है जिसका नाम है हैमर। इसके अलावा मंगल मिशन अभी हाल ही में एक रोवर जो है वो लॉन्च किया हुआ है अमेरिका ने। और वो रोवर जा करके वहाँ से 2030 तक भारत में अब अमेरिका नासा में लौटेगा और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आएगा। तो जो मंगल मिशन है यहाँ पे यूएई ने अपना मंगल मिशन होप लॉन्च किया है, जो लॉन्च किया है इन्होंने जापान से। इसके अलावा चाइना ने तियानवेन फर्स्ट के नाम से अपना मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है। भारत के मंगल मिशन का नाम था मॉम। तो जरकान जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया रशिया के द्वारा। रशिया भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और चाइना को भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। लेकिन अभी रशिया ने चाइना को थोड़े दिन के लिए देने से मना कर दिया है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे भारत और जो रशिया है इसके बीच में सुखोई विमान का भी आपस में मिल करके दोनों लोगों ने शोध करके उसको बनाया हुआ है। सुखोई जो है वो भारत रशिया से ही परचेज करता है। हाल ही में कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कौन करेगा इसको, भद्रा है, डंडेली एनसी है, नागरहोल है, बांदीपुर है, बिलीगिरी है, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व वहाँ पर हैं। गाइस ये बात मैं कर रहा हूँ कर्नाटक की। कर्नाटक जो है इसने क्या किया है, इस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। जो कर्नाटक है इसने क्या किया हुआ है, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। आगे बताइए आप, हाल ही में कौन सा वो स्टेट है जिसने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर झारखंड। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि वो कौन सा स्टेट है जिसने कोविड-19 मानदंडों का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो उसने क्या कहा है, उसने कहा कि अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो हम आप पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का
जुर्माना लगा सकते हैं। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि ये कौन है, कौन सा वो स्टेट है, वो तमिलनाडु है, वो महाराष्ट्र है, वो दिल्ली है या फिर वो झारखंड है। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट करके। यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है लातेहार में, एक ही है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ये। और ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये बात मैं कर रहा हूँ झारखंड की। तो गाइस झारखंड है जिसने क्या किया है, 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना कर दिया है कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर। आगे बताइए आपकी दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा अभी संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? पेरिस में किया गया है, अबू धाबी में किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है या फिर जिनेवा में किया गया है? तो जो सौर ऊर्जा संगठन है इसका मुख्यालय हमारे करनाल हरियाणा में यहीं पे है। और आप बताइए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? पेरिस में, अबू धाबी में, अहमदाबाद में या फिर जिनेवा में? दुनिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र है, पेरिस, अबू धाबी, अहमदाबाद या फिर जिनेवा? ए, बी, सी या फिर डी? गाइज ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास काफ़ी बोरिंग रही है मुझे मालूम है, और ऐसी बोरिंग क्लासेज के लिए आगे भी तैयार रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब चीज़ों को सीरियसली थोड़ा सा लेना हम स्टार्ट करें, क्योंकि चीज़ें वैसे भी फेवर में जाती नहीं दिखाई दे रही हैं। कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होता चला जा रहा है हम सबको मालूम है। ऐसे में अपनी मजबूती बढ़ाने के अलावा बोर्ड को, कंपटीशन को या फिर सिचुएशंस को गाली देने से, कोसने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एक सीरियस अप्रोच के साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का हिस्सा हम कवर करेंगे जल्दी। हिस्ट्री कल जो क्लास आएगी आफ्टरनून में, एक इंटरेस्टिंग क्लास आएगी, कल वाली बोरिंग क्लास नहीं होगी। चूँकि गाइज अभी बोर्ड हमारे पास नहीं है, ऐसे में क्लासेस बोरिंग हो रही हैं। जब बोर्ड पे पढ़ाई होगी, जब बोर्ड पे जब हम चीज़ों को सीखेंगे तो चीज़ें अपने आप हिस्से में बदल जाएगी। अब एक भी सेकंड का मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। आज की क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इतनी बोरिंग क्लास में आप सभी लोग इतने धैर्य के साथ जुड़े रहे, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, और अगर हाँ इसका जवाब है तो मैं इसको अपनी सबसे बड़ी सफलता समझूंगा। और आई एम सॉरी कि इतनी बोरिंग क्लास आज की रही। तो आज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है हमारा अबू धाबी। अबू धाबी ने क्या किया है, अपने यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।